हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के इतिहास पुस्तक में प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के समय यूनान में प्रचलित शिक्षा पद्धतियों और प्लेटो की शिक्षा की विशेषताओं को जाना था। आज हम प्लेटो की शिक्षा के दार्शनिक आधार और प्लेटो की शिक्षा की योजना का अध्ययन करेंगे। प्लेटो की शिक्षा का दार्शनिक आधार। प्लेटो ने शिक्षा को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हुए माना है कि मानवीय आत्मा क्रियाशील शक्ति है। इसके सामने विषय प्रस्तुत नहीं किए जाते, बल्कि ये स्वयं विषयों की ओर आकृष्ट होती है। आत्मा अनुकरणशील है, जो अपने आप को परिवेश के अनुरूप स्वाभाविक रूप से डालता रहता है। शिक्षक को मानव की आत्मा के इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शिक्षक का केवल इतना ही कार्य है कि वह विद्यार्थी के मानसिक नेत्रों के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे कि वह वस्तु को यथार्थ रूप से देख सके। अर्थात शिक्षक का कर्तव्य केवल इतना ही है कि किसी भी वस्तु को वह विद्यार्थी के समक्ष वास्तविक रूप से या यथार्थ रूप में प्रस्तुत करे। प्लेटो का मानना है कि शिक्षा बाह्य वातावरण के आत्मा पर पड़ने वाले प्रभाव की प्रतिक्रिया है, यानी मनुष्य की आत्मा पे जो बाह्य प्रभाव पड़ते हैं उसकी प्रतिक्रिया शिक्षा है। प्लेटो कहता है कि शिक्षा का जो क्रम है वो मनुष्य के पूरे जीवन में चलता रहता है, लेकिन समय के साथ इसके साधन, अभिकरण और माध्यम बदलते रहते हैं। अवस्था के अनुसार मनुष्य पे बाह्य वातावरण की प्रतिक्रियाएं बदलती रहती हैं। इस कारण जो अध्ययन के विषय हैं शिक्षा में वो भी समय के अनुसार बदलते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य की अवस्था के अनुसार उसके शिक्षा के साधन, उद्देश्य, अभिकरण आदि भी बदलते रहते हैं। इस कारण पढ़ाए जाने वाले विषय भी समय के साथ या अवस्था के साथ बदलते रहते हैं। जैसे कि प्लेटो मानता है कि बाल्य अवस्था में आत्मा पर कल्पना का सबसे अधिक प्रभाव रहता है। इस अवस्था में शिक्षा का प्रमुख कार्य कल्पना को परिमार्जित करना और उसकी भावनाओं को परिष्कृत करना रहता है। जबकि जो किशोर अवस्था रहती है उसमें तर्क का उदय हो जाता है। तर्क का उदय होने के कारण इस अवस्था में व्यक्ति को विज्ञान और दर्शन के आधार पर तार्किक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्लेटो मानता है कि प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत करना और उन कर्तव्यों को पालन के लिए तैयार करना होता रहता है। प्लेटो मानता है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सद्गुण के विकास को मानता है। उसके अनुसार जो सद्गुण ही ज्ञान है उसके विकास को वह अपनी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानता है। प्लेटो मानता है कि जिस प्रकार मस्तिष्क का उद्देश्य रहता है कि सद्गुण की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति करना, उसी प्रकार ज्ञान का उद्देश्य है कि वह अच्छाई की खोज करना। तो प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य की साधना करना या उसकी प्राप्ति है। ये प्लेटो की शिक्षा का दार्शनिक आधार है। अगला है प्लेटो का शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना या शिक्षा कार्यक्रम को दो भागों में बांटा है। पहली प्रारंभिक शिक्षा, दूसरी उच्च शिक्षा है। प्लेटो ने जो शिक्षा का दो भागों में विभाजन किया है, इस विभाजन के दो आधार हैं, एक अवस्था के आधार पर, दूसरा वर्ग के आधार पर। जैसे प्रारंभिक शिक्षा बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था के लिए है, जबकि दूसरी ओर ये केवल सैनिक वर्ग के लिए है। जबकि उच्च शिक्षा युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक है और यह केवल दार्शनिक या शासक वर्ग के लिए ये शिक्षा की व्यवस्था की गई है। प्लेटो मानता है कि जो प्रारंभिक शिक्षा रहता है उसका उद्देश्य व्यक्ति की भावनाओं का परिमार्जन कर उसके चरित्र का निर्माण रहता है, यानी प्रारंभिक शिक्षा में व्यक्ति के चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता है, जबकि उस शिक्षा में विज्ञान और ज्ञान के द्वारा बुद्धि का परिष्कार करके विवेक की सृष्टि व दिव्य दृष्टि को जन्म देना उस शिक्षा का उद्देश्य रहता है। तो प्रारंभिक शिक्षा में भावनाओं का परिमार्जन कर चरित्र पर बल दिया जाता है, जबकि उस शिक्षा में तर्क, द्वंद्वात्मक आदि का अध्ययन के द्वारा व्यक्ति के जो विवेक है उसको सत्य का ज्ञान कराने का प्रयास है वो
किया जाता है, तो उस शिक्षा में तर्क पे बल दिया जाता है। प्लेटो ने प्रारंभिक जो शिक्षा है उसको 3 भागों में विभाजित किया है। पहली जो शिक्षा है प्रारंभ से 6 वर्ष तक की शिक्षा है, दूसरी 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की शिक्षा, और तीसरी है 18 वर्ष से 20 वर्ष तक की शिक्षा। तो प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा को 3 भागों में बांटा है आयु के अनुसार। प्लेटो प्रारंभिक शिक्षा में जो पाठ्यक्रम शामिल करता है उसमें शारीरिक, साहित्यिक और संगीतात्मक शिक्षा। प्लेटो मानता है कि प्रारंभिक शिक्षा में विद्यार्थी को इन 3 विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए। प्लेटो मानता है कि आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम की आवश्यकता है। प्लेटो किशोर अवस्था में बालकों को नैतिक प्रकार की कहानियाँ सुनाए जाने पर बल देता है। प्लेटो कहता है कि संगीत के द्वारा व्यक्ति की आत्मा को निर्मल बनाया जाता है, जबकि व्यायाम के द्वारा स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। प्लेटो संगीत को केवल गाना बजाना ही नहीं मानता, बल्कि वह मानता है कि संगीत है। प्लेटो मानता है कि व्यायाम के द्वारा व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इस तरह प्लेटो व्यायाम के द्वारा व्यक्ति को निरोगी बनाना चाहता है। वह कहता है कि रोग आलस्य और विलासिता के परिणाम है, यानी मनुष्य के आलस्य और विलासिता के कारण रोगों का जन्म होता है। प्लेटो ऐसे साहित्यिक अंशों व ऐसी संगीत की कलाओं पर प्रतिबंध लगाने का पक्षकार है या उन पर राज्य के नियंत्रण का पक्षकार है जो व्यक्ति के चरित्र पर बुरा प्रभाव डालते हैं। प्लेटो कहता है कि ऐसे साहित्यिक अंशों को निकाल देना चाहिए जो व्यक्ति में विलासिता का भावना उत्पन्न करते हैं, जो व्यक्ति में धैर्य में कमी करते हैं और जो व्यक्ति के चरित्र पे बुरा या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उस साहित्यिक अंशों को राज्य के द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो प्लेटो ऐसे शिक्षा या साहित्य की ऐसी शिक्षा पे प्रतिबंध का भी पक्षकार है जो व्यक्ति के चरित्र के निर्माण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उनको प्लेटो राज्य के द्वारा प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक मानते हैं। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा योजना में 6 वर्ष तक के बालक को नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। 9 से 12 वर्ष तक बालक को शारीरिक और बौद्धिक शिक्षा दी जाती थी। साथ ही इसी समय संगीत और व्यायाम पे भी बल दिया जाता था। उनकी भी शिक्षा बालक को प्रदान की जाती थी। प्लेटो 18 से 20 वर्ष तक सभी नागरिकों को कठोर सैनिक शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था करता है। प्लेटो ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में किसी भी नई बात नहीं रखी है, बल्कि उस समय की जो एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धतियों में जो दोष थे उन दोषों को दूर करके अपनी प्रारंभिक शिक्षा के सिद्धांत को रखा है। प्लेटो ने जो रिपब्लिक में प्रारंभिक शिक्षा की जो योजना दी है वो व्यवस्था उस समय की तात्कालिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार है। इसमें वह एथेंस और स्पार्टा के जो बालकों को शिक्षा दी जाती थी, इन दोनों का समन्वय करके उनके गुणों को शामिल किया है। तो प्लेटो की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें किसी भी प्रकार का नया व्यवस्था नहीं की है, बल्कि पहले की जो शिक्षा पद्धति प्रचलित थी उनके दोषों को दूर किया है। प्लेटो की जो दूसरी है शिक्षा है वो उच्च शिक्षा है। प्लेटो उच्च शिक्षा के 2 स्तर करता है, एक 20 से 30 वर्ष तक की शिक्षा और दूसरी है 30 से 35 वर्ष तक का शिक्षण है। प्लेटो मानता है कि जो उच्च शिक्षा है वो सभी वर्गों के लिए नहीं है, बल्कि केवल ऐसे विद्यार्थियों को या ऐसे बालकों को ही उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए जो संरक्षक वर्ग के उच्च पदों के लिए तैयार करना है, जिनको संरक्षक वर्ग के रूप में कार्य करना है। तो प्लेटो केवल दार्शनिक और शासक वर्ग को ही उच्च शिक्षा प्रदान किए जाने का समर्थक है। प्लेटो मानता है कि जो 20 वर्ष तक की शिक्षा है उसके बाद सभी विद्यार्थियों की एक परीक्षा ली जाएगी और जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा
उन्हीं के लिए उस शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। प्लेटो उस शिक्षा में लड़के और लड़कियों दोनों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। प्लेटो मानता है कि यह शिक्षा केवल कुशाग्र बुद्धि के युवक युवतियों को दी जाएगी जो आदर्श शासक बनने की योग्यता रखते हैं। अर्थात जो आदर्श दार्शनिक शासक बनने की जो योग्यता रखते हैं, जो बुद्धि रखते हैं, उन्हीं युवक युवतियों को ये शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो प्लेटो की जो शिक्षा है वो सीमित है, ये सभी वर्गों के लिए नहीं है, जबकि प्रारंभिक शिक्षा है वो अन्य वर्गों के लिए भी थी। प्लेटो प्रारंभिक शिक्षा में संगीत और व्यायाम पे बल देता है, जबकि उस शिक्षा में वह वैज्ञानिक अध्ययन पे बल देता है, जिसमें वह गणित, ज्योतिषी, तर्कशास्त्र आदि विषयों के अध्ययन को शामिल करता है। प्लेटो मानता है कि 30 वर्ष की अवस्था के बाद एक ऐसी परीक्षा होगी, यानी 30 वर्ष की जो 20 से 30 वर्ष तक अध्ययन के बाद जिन इन विषयों का अध्ययन किया है, इनकी एक परीक्षा होगी और उस परीक्षा में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे उन्हीं को 30 से 35 वर्ष तक का जो शिक्षा है वो प्रदान की जाएगी। प्लेटो मानता है कि जिस प्रकार सैनिकों के लिए साहस की या धैर्य की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार शासक वर्ग के लिए ज्ञान या बुद्धि की आवश्यकता रहती है। प्लेटो मानता है कि इन वैज्ञानिक विषयों के द्वारा व्यक्ति उसी प्रकार से शुद्ध और यथार्थ निष्कर्ष निकाल सकेगा जिस प्रकार गणित, ज्योतिषी, तर्कशास्त्र आदि विषयों में शुद्ध निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। प्लेटो मानता है कि शिक्षा के अंतर्गत नई नई पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा, नए नए शोध किए जाएंगे, नए नए विषयों का पठन किया जाएगा। 30 वर्ष की अवस्था के बाद जो 30 से 35 वर्ष की अवस्था तक जो शिक्षण व्यवस्था होगी, उसमें द्वंद्वात्मकता का अध्ययन किया जाएगा, यानी इसमें द्वंद्वात्मक विषय का प्रमुख रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्लेटो मानता है कि द्वंद्वात्मक की वह विषय है जिसके द्वारा तर्क के आधार पे विशुद्ध तत्व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो सत्य है या जो शुभ है, उस शुभ का ज्ञान है वो द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस कारण प्लेटो 30 से 35 वर्ष तक केवल जो दार्शनिक वर्ग है उसके लिए द्वंद्वात्मक की शिक्षा पे ही बल देता है। प्लेटो मानता है कि शासन करने का अधिकार है वो इसी दार्शनिक वर्ग को है, अन्य किसी भी वर्ग को समाज में शासन करने का अधिकार नहीं है। 35 वर्ष की अवस्था में प्लेटो की भले ही औपचारिक शिक्षा है वो समाप्त हो जाती है, लेकिन प्लेटो मानता है कि 35 वर्ष की इस शिक्षा के बाद भी जो दार्शनिक वर्ग है उसकी शिक्षा व्यवस्था अपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जो दार्शनिक वर्ग को जो शिक्षा प्राप्त हुई है वो केवल सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त हुई है, इस कारण यह शिक्षा अपूर्ण है। प्लेटो मानता है कि 35 वर्ष के बाद भी दार्शनिक वर्ग या शासक वर्ग को 15 वर्ष तक, यानी 35 से 50 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक शिक्षा के द्वारा ही जो शासक वर्ग है वो अपने सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानेगा। इस तरह प्लेटो मानता है कि बिना व्यवहारिक शिक्षा के जो सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त की है वो अपूर्ण है। तो व्यवहारिक शिक्षा के द्वारा सांसारिक जीवन में जो दार्शनिक वर्ग है वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करेगा। उन समस्याओं के आधार पे वह अपने व्यवहारिक जीवन में या व्यवहारिक रूप से जब शासक के रूप में कार्य करेगा तब वह उसका व्यवहारिक ज्ञान है वहाँ पे काम आएगा। प्लेटो मानता है कि 50 वर्ष के बाद भी व्यक्ति की शिक्षा है वो समाप्त नहीं होती है, बल्कि 50 वर्ष के बाद भी व्यक्ति को स्व अध्याय करते रहना चाहिए, यानी 50 वर्ष की अवस्था के बाद भी प्लेटो शिक्षा को समाप्त नहीं मानता है। वो मानता है कि शिक्षा का जो क्रम है वो आजीवन चलता रहता है। प्लेटो मानता है कि 50 वर्ष तक सांसारिक परीक्षाएं हैं उनमें खरा उतरने वाला तथा लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर जो ज्ञान रखता है वही दार्शनिक है, वह शासक या आदर्श राज्य में राजा बनने का अधिकारी है।
यानी उसी व्यक्ति को दार्शनिक शासक माना जाएगा या उसी व्यक्ति को शासन की बागडोर संभाल दी जाएगी जो सांसारिक जीवन की परीक्षाओं में खरा उतरा हो, लोकशास्त्र लोक व्यवहार का और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान हो, उसी व्यक्ति को दार्शनिक राजा के रूप में वह मानता है। तो प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है उसमें प्रारंभिक शिक्षा है वो केवल सभी वर्गों के लिए है, जबकि उस शिक्षा है वो केवल दार्शनिक या शासक वर्ग के लिए है। और प्लेटो मानता है कि 50 वर्ष की जो ये शिक्षा सफल या पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेगा, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसको दार्शनिक शासक बनने का अधिकार है। यानी उन्हीं व्यक्तियों को या उन्हीं नर नारियों को दार्शनिक शासक बनने का अधिकार रहेगा जो 50 वर्ष तक की शिक्षा है वो सफल रूप से प्राप्त करेंगे। तो इस तरह प्लेटो दार्शनिक वर्ग की शिक्षा पे बल देता है और ये प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत का उद्देश्य, क्योंकि प्लेटो की जो शिक्षा का सिद्धांत है उसका उद्देश्य ही व्यक्ति की आत्मा या उसके चरित्र निर्माण पे है।